नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं मई मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर्स, वो सारे करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास को जो है वो पढ़ सकते हैं, वरना आज हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। और फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते जाना और नोट्स भी बनाते जाना। सुपर फास्ट स्पीड से आज हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ में जल्दी से यदि सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दो। तो यहाँ पर आपको बेटा पीडीएफ भी मिलेगी, स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा। और बात है बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप ये मत समझना कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किलें हो रही है। यदि आप ईमानदारी से सही रास्ते पर चल रहे हो और फुल मेहनत के साथ कर रहे हो तो ये संघर्ष आपके लिए कल शानदार जीत लेकर जो है वो आएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। साथ में आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में एक लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, IN करंट अफेयर्स करके, है ना, करंट अफेयर्स पीडीएफ बाय ऑल इंडिया गुरुजी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट। पहला सवाल देखेंगे बेटा, कौन से प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक को प्रतिष्ठित 2024 गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भी करते चलिएगा, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है बेटा, क्या यहाँ लिखा, पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिष्ठित 2024 गोल्ड मैन पुरस्कार प्राप्त करता। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात यहाँ पर आ रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात हम यहाँ पर करेंगे तो नाम यहाँ पर निकल कर आता है बेटा आलोक शुक्ला जी का। आलोक शुक्ला जी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा हंसदेव, है ना, कहीं कहीं हंसदेव लिखा होता है। हंसदेव जैव विविधता क्षेत्र या अरण्य क्षेत्र कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है, मतलब कि जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया। ध्यान रखिएगा, इसके लिए इनको क्या मिला, यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये जो हंसदेव अरण्य क्षेत्र है, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, बताइए छत्तीसगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लंग्स, है ना, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, इसे लंग्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? हंसदेव अरण्य क्षेत्र। और इसको बचाने के लिए जो कोशिश किएगा बेटा, वो किसके द्वारा किए गए? आलोक शुक्ला जी के द्वारा किए गए। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको मिला है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो इन्हें मिला हुआ है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से ये नवाजे गए, पर्यावरण पुरस्कार। और एक सवाल पूछा जाता है कि इस पुरस्कार को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रीन नोबेल। क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार, आपको पता है बेटा, तो ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है इस पुरस्कार को। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकार, जिसे सेट कहा जाता है, कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? ये आपको बताना है। पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, ये आपको आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। अरुण कुमार जी, राकेश शर्मा, दिनेश कुमार जी या विनीत गुप्ता जी? आंसर करो फटाफट। बहुत बढ़िया। चलो देखो, यहां पर यदि हम बात करते हैं बेटा किसकी, सेट की। सेट मतलब क्या होगा आपका? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेट से कहते हैं। और ये सेट का हेड ऑफिस आपको कहां पर मिलेगा बेटा? मुंबई में मिलेगा। और अभी इसके अधिकारी बनाए गए हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार जी। कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार जी। लिख लेंगे, फटाफट करेंगे आगे। भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिट्स ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों 2024 की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ये बेटा एक स्टार्टअप है, ध्यान रखिएगा, है ना, इमेरिट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 2015 में ये स्टार्टअप स्टैब्लिश किया गया था। और दुनिया की शीर्ष एडटेक कंपनियों की यदि हम बात करें तो वो इसमें इसका स्थान जो है वो कौन सा आता है बेटा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पहले स्थान पर है, इसे आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। किस दिन को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी लोगों को पता है बेटा,
महाराष्ट्र और गुजरात पहले क्या हुआ करते थे, बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करते थे, बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर गुजराती समुदाय के लोगों ने और मराठी समुदाय के लोगों ने मांग उठाई कि हमको एक अलग राज्य चाहिए। तो याद रखिएगा, यहां पर गुजराती अलग हो गए तो गुजरात बन गया, और महाराष्ट्रियन जो थे वो, मतलब जो मराठी बोलते थे, उनसे महाराष्ट्र बन गया। और इसका राइट आंसर आएगा 1 मई। ये कौन सा साल था बेटा, तो ये था 1960, 1960 का ये साल था। तो 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर गुजरात बन गया। इस प्रकार से 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया जी, चलो आगे बढ़ेंगे। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली होती है ना, टूना नाम की क्या होती है, मछली। तो आंसर करेंगे विश्व टूना दिवस कब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बताना है आपको। विश्व टूना दिवस, ये जो टूना मछली है ना बेटा, ये जो टूना फिश होती है, ये टूना मछली जो होती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके संरक्षण को लेकर एक दिन मनाने की शुरुआत करी गई। और ये दिन मनाने की शुरुआत कब हुई थी, ये भी लिख लीजिएगा, पेपर में आता है। तो इस दिन को मनाने की शुरुआत 2017 से करी गई, ध्यान रखिएगा। और ये मनाया जाता है 2 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर, चलो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। भारत कितने वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो भारत क्या करने वाला है, जो बांग्लादेश के, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, या वहां के जो अपने यहाँ जैसे आईएएस ऑफिसर, वैसे बांग्लादेश के भी यहाँ पर आईएएस ऑफिसर होते हैं, मतलब वहां के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या लग रहा है, 5। बहुत बढ़िया, चलो तो ध्यान रखेंगे, यहां पर जो है वो बांग्लादेश के अधिकारियों को क्या किया जाएगा, 5 वर्षों तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखना। ये भैया बांग्लादेश, जो कि पहले कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी के समय में हमने इस ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में अलग कर कर क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया बांग्लादेश। क्या बना दिया भैया, बांग्लादेश बना दिया, है ना। आप सभी को पता होगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है बेटा, ढाका, है ना। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका। इसे आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो करेंसी या मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, तो टका चलती है ना। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, हमारा टका चलता है। एक और सवाल पूछा जाता है, बांग्लादेश की संसद का नाम बताओ। किससे पता है भाई, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश में जो संसद उसका नाम है जातीय संसद या जातीय पार्लियामेंट। और एक क्वेश्चन आपके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ये बताओ अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, अफगानिस्तान की संसद का नाम बता दो सभी लोग, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में सभी आंसर करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, कौन बताएगा, बताइए। इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन बना था ILO। क्या बना था भैया, ILO। याद रखिएगा 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में जो दुनिया भर के मजदूर हैं, है ना, उनके लिए इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस दिन बना था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब करी गई, 1919। एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, हेड ऑफिस कहां पर है, SSC का बहुत फेवरेट सवाल है, क्या होगा बेटा, जिनेवा, है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, हेड ऑफिस देखने को मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, ILO का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आता है, आपने सुना होगा नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिल चुका है। तो नोबेल पीस प्राइज की यदि हम बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो किस साल में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो वो दिया गया था 1969 में। किसे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। और विश्व मजदूर दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलो। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी पॉल एस्टर का निधन हो गया। पॉल एस्टर एक क्या थे, ये सवाल पूछा गया। पॉल एस्टर क्या थे, ये सवाल पूछा गया, बताएंगे सभी लोग, चलेगा।
तो यहाँ पर बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट नोट करेंगे। उपन्यासकार और फिल्म निर्माता थे पॉल एस्टर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किसका निधन होता है ना, किसकी नई ज्वाइनिंग होती है, ये सब सवाल एग्जाम में करंट अफेयर से आते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने देश के पहले संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया है? संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये कहां पर किया है? आप देख सकते हो बेटा, ये संविधान पार्क है ना, ये प्रियम्बल लिखा हुआ है ना, प्रस्तावना लिखी है संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, है ना, इस तरीके से पूरा इसका है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, पुणे, इसे आप ध्यान रखना। तो संविधान पार्क कौन बना रहा है? भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह। कहां पर इसका उद्घाटन किया है? पुणे में जो है वो किया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रीडम डे कब, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सवाल पूछा गया है, कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी निकाला गया है। भारत की रैंकिंग क्या है, कौन बताएगा? चलो ध्यान देंगे यहां पर। प्रेस फ्रीडम डे सबसे पहली बात तो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? इसको सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनी थी? 1945 में बनी थी। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहां पर है? तो सभी को पता होना चाहिए, कहां पर है बेटा? पेरिस, फ्रांस में। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेड ऑफिस है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को के हेड कौन है? ऑड्रे ऑजुले, है ना, ऑड्रे ऑजुले जो है वो इसके हेड है, वो आप ध्यान रखिएगा। और प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 159। कितने देशों में? तो 180 कंट्रीज में। ये सवाल आता है। 180 देशों में भारत 159 स्थान पर है, ध्यान रखना। वैसे इन सारी रैंकिंग का उतना मतलब रहता नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। बहुत बड़ा देश है तो कभी रैंकिंग ऊपर नीचे होती है, तो इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए ये आपकी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जिम्बाब्वे द्वारा जारी की गई नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम है जिग, तो जिम्बाब्वे ने जिग करेंसी लॉन्च करी है, उसका मतलब क्या है? जिम्बाब्वे ग्रीन, जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे ग्लोबल या जिम्बाब्वे गेट्स? आपको बताना है जिम्बाब्वे की नई करेंसी जो आपको साइड में यहां पर बेटा दिख भी रही है। आंसर करो। चलो ध्यान देंगे, यदि हम जिम्बाब्वे की बेटा बात करेंगे, जिम्बाब्वे की नई करेंसी बनाई है इन्होंने जिम्बाब्वे गोल्ड। यहाँ डॉलर चलता था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा इनकी जो है वो गिर गई, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई इन्हें, तो इन्होंने जिम्बाब्वे गोल्ड जो है वो नई करेंसी यहां पर निकाली है। अच्छा, मुझे एक चीज आप ये बताओ, ये जो जिम्बाब्वे है इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है भैया? तो नोट कर लेना, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे है, नोट करेंगे। क्लियर। चलो, किस राज्य में भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पिडो, जिसे स्मार्ट कहते हैं, मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? किस राज्य में किया है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट करता हूं, ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में। अब बताओ कहां पर है, कहां किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप पर, है ना, ध्यान रखिएगा। इसका सफल परीक्षण किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जनता के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, अग्नि मिसाइल बनाने वाले, है ना। अग्नि की उड़ान जो किताब है ना, विंग्स ऑफ फायर, वो इनकी आत्मकथा, वो भी आप ध्यान में रखेगा। चलिए बताइए क्या लिख रहे हो? ओडिशा, वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा जी? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होने वाला है ओडिशा स्टेट। ध्यान रखेंगे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लोकसभा में सीट भी लेकर आई है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? ओडिशा। ओडिशा में जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर स्मार्ट मिसाइल का जो है वो क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। चलो, IQ एयर के अनुसार किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का हाल ही में स्थान दिया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है कौन सा?
वो आपसे बोला गया? बताइए। बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो भैया? सी। चलिए, IQAir के अनुसार यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, काठमांडू नेपाल, इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बता दिया गया है। हाल ही की ये रिपोर्ट आई है, इसलिए इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नाम क्या है? उमा रामनन, जो किस भाषा में गाती थी कि इनकी 72 वर्ष में चेन्नई में निधन इनका हो गया है? इनका नाम याद रखा करो, सवाल कई बार आता। बताइए, उमा रामनन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गायिका है, ठीक है। और ये किस भाषा में गाती थी? तो याद रखिएगा बेटा, तमिल भाषा में याद रखेंगे। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ये आपको दिख रही है उमा रामनन, इनको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता कंपनी T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक है, मतलब इनकी स्पॉन्सर है? ये सवाल पूछा गया है। कौन सी कंपनी यहां पर बेटा स्पॉन्सर है? तो इस बार आपको पता है T20 वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें तो इसकी स्पॉन्सर बनाई गई है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, या आपने टैगलाइन सुनी होगी, अब अमूल दूध को अमेरिका भी पिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका पहला एडिशन हुआ था 2007 में, साउथ अफ्रीका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। अभी जो होने वाला है वो 2024 में, मतलब चल रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है वो इसको कंडक्ट करा रहे हैं इस बार के T20 वर्ल्ड कप को। अगला एडिशन 2026 में होगा, इंडिया और श्रीलंका इसको कंडक्ट कराएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी टीमें बेटा इसमें खेलती है? तो टोटल 20 टीम्स, 20, नोट कर लेना, सवाल बनेंगे। अभी इसका चैंपियन कौन है? इंग्लैंड है, जिसने 2 बार T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। सबसे ज्यादा बार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने जीता है, मतलब 2-2 बार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जीत चुका है T20 वर्ल्ड कप। और सबसे ज्यादा रन 1141 रन विराट कोहली के नाम दर्ज है T20 वर्ल्ड कप में। और सबसे ज्यादा विकेट है साकिब अल हसन, जिन्होंने 47 विकेट लिए हैं T20 वर्ल्ड कप में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना, नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाओ दोस्त, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। बढ़िया, क्या क्या करो, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो नंबर लिख लिख कर भी क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हो, वरना आप ऐसा सेक्शन बना लो। एक हो गया स्पोर्ट्स हो गया, एक हो गया कि भैया किस किस का निधन हुआ है, किस किस की नई ज्वाइनिंग हुई है ना। इस तरीके से आप जो है वो ऐसे ऐसे एक एक खंड बना सकते हो, अपनी कॉपी में अलग अलग सेक्शन बना सकते हो। तो जो क्वेश्चन आए उसको वहां पर लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। सोलोमन द्वीप समूह के सांसदों ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सवाल पूछा गया, बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड देखो कहां पर मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत देश, ये हो गया भैया प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान बोला था, चाइना और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो ये चाइना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जो है हम साउथ ईस्ट एशिया में इस तरफ आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये एरिया आता, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के नीचे आपको मिलता है सोलोमन आइलैंड। तो पूछा गया यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताएं। अच्छा, सोलोमन आइलैंड के बारे में एक सवाल और आ सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है होनियारा, लिख लो। होनियारा जो है वो राजधानी है। क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? सोलोमन आइलैंड की। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है जेरमाया मानेले। कौन है? जेरमाया मानेले, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कहा जाता है, IDPH? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर कर दो कि भैया IDPH या इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है हर साल 12 मई को। कोशिश करें साल में एक दिन पेड़ जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं बस नहीं, बल्कि उसकी जो है वो रक्षा भी करें और उसको बड़ा करें, उस पर पानी भी दें, कि बस लगाकर छोड़ दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। तो एक दिन जो है वो पेड़ पौधे जरूर लगाइए। प्रतिमा सिंह को हाल ही में किस विभाग के निदेशक या डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? प्रतिमा सिंह ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और इनको किस विभाग में नियुक्त किया गया, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप सीधा नोट कर लें, ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो है बेटा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसे जो है वो कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। चलो, भारत के किस शहर में अगले साल राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? तो ये जो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में होगा और ये किस राज्य में स्थित है, ये सवाल है आपके लिए, बताइए। सभी आंसर करेंगे। अच्छा, यहां पर लिखा BWF। BWF क्या है बेटा? BWF की यदि हम चर्चा करें तो इसको कहा जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या कहा जाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। वर्ल्ड फेडरेशन कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यही जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है बैडमिंटन के नाम की। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब बना? तो ये बना था 1934 में, 1934 में, ध्यान रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो वो आपको मिलेगा कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया। जाना तो नहीं है किसी को घूमने के लिए, तो कुआलालंपुर मलेशिया में क्या मिल जाएगा? इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा। अब बातें हैं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो बेटा ये किया जाएगा गुवाहाटी में। कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वन्य जीव विज्ञानी को 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, यह सवाल पूछा गया है, आंसर करेंगे। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार उसको दिया जाता है जो कि वन्य जीवों के लिए कार्य करते हैं, जीवों के लिए कार्य करते हैं, उनके संरक्षण के लिए जो है वो कार्य करते हैं। और ये जो अवार्ड है ना, इसका एक और नाम है। क्या नाम है जी? लिख लो आप लोग। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है ग्रीन ऑस्कर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? लिख लेंगे, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर लिख लो सभी लोग, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये इस बार दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये दूसरी बार मिल रहा है इनको, है ना। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इससे सम्मानित किया गया है। ये व्हिटली गोल्ड अवार्ड देने की शुरुआत कब से हुई बेटा? तो 2007 से जो है वो इसकी शुरुआत हुई है, नोट करेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इतनी सटीक चीजें बता रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यदि आपने इससे फायदा नहीं लिया तो फिर पता नहीं क्या करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। भाई ये है यहाँ पर जो है पूर्णिमा गुप्ता जी, पूर्णिमा देवी जी, इनको आप ध्यान रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने देशों में 159 नंबर पर है? अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से आंसर कर दो। भारत कौन से नंबर पर है? 159 नंबर पर है। कितने देशों में? तो अभी मैंने आपको बताया था 180 देशों में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए ये जो है वो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम के हिसाब से दुनिया भर की रैंकिंग दी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहां पर ग्रीन एरिया दिख रहा मतलब वहां पर प्रेस को बढ़िया स्वतंत्रता है, यही लोग जारी करते हैं तो खुद को अच्छा बता देते हैं। ठीक है, येलो जहां पर दिख रहा है वो सेटिस्फैक्टरी जगह है ना। जहां पर आपको इस तरीके से ऑरेंज कलर जो है वो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है ना। डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो आपको कहां पर मिल रही है? ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया यहाँ डिफिकल्ट है। और हमारे देश में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वेरी सीरियस सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा। यदि सबसे अच्छी रैंक की बात करें तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर है और स्वीडन तीसरे नंबर पर है दुनिया में प्रेस को फ्रीडम देने में। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा है? नॉर्वे, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। सबसे गंदी कंडीशन है जहां पर तालिबानी सरकार चल रही है, अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। फिर सीरिया और फिर इरिट्रिया, यहां पर सबसे बेकार कंडीशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन आता है बेटा, क्या है? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आपको आंसर करना है। तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से शुरुआत हुई? 2009 से शुरू हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलो किस वित्तीय संस्थान है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट स्कीम को या अभियान को लॉन्च किया? इसमें क्या है, जैसे आप बीमा लेते हो ना, बीमा पॉलिसी लेते हो,
तो उसमें ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, ये होगा वो होगा, फिर होता है। उसको बहुत तेज कर दिया है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट स्कीम को लॉन्च किया गया है एचडीएफसी लाइफ के द्वारा। किसके द्वारा? एचडीएफसी लाइफ के द्वारा। यदि आपने अपना जीवन बीमा नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, क्योंकि वैसे भी जीवन का कोई भरोसा अब नहीं रहा। ठीक है, चलो। इसे कपड़ा मंत्रालय के तहत कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सेक्रेटरी या सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय जूट बोर्ड आपको कहां पर मिलेगा बेटा? कोलकाता, नोट कर लीजिएगा। और इसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं शशि भूषण सिंह। कौन बनाए गए हैं? शशि भूषण सिंह को बनाया गया। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। किसको केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण या जीएसटेट कहा जाता है का अध्यक्ष बनाया है? तो किसे बनाया गया? जीएसटेट, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इसे जो है वो कहा जाता है। आपको आंसर करना है और इसको ध्यान में रखिएगा। वो बनाया गया है संजय कुमार मिश्रा जी को। किसे बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ना? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया है? अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया, बताइए। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बेटा कब? यदि इसकी चर्चा करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1946 में। अब बताओ इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 1946 में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया। याद रखिएगा। तो यूनिसेफ जो है, यदि हम इसकी चर्चा करें, इसका गठन हुआ था 1946 में। और हेडक्वार्टर कहां मिलेगा जी? तो सीधा गाड़ी पकड़ो, कहां चले जाओ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां मिलेगा? तो अमेरिका में आपको जो है वो मिल जाएगा। यहां पर यूनिसेफ का हेड ऑफिस है और इसने अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है भारत के लिए करीना कपूर खान को। ध्यान रखना। क्लियर हो गया जी? चलो, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थैलीसीमिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 मई, 8 मई, 13 मई या 17 मई? करो आंसर। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा, थैलीसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। कब किया जाता है? 8 मई। आप जहां पर नोट्स बना रहे हो ना, वहां एक पेज ऐसा निकाल लो, उसमें जो यहां पर मैं डे लिख रहा हूं ना, वो डे यहां लिख लिया। जैसे कैसे? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और सामने लिख लो 8 मई। ऐसे करके एक एक पॉइंट लिखते जाओ तो जो मई के इंपॉर्टेंट डेज है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। किसने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण किया है? किसने बनाया है ये मानव रहित बम वर्षक विमान? बताइए, सभी आंसर करेंगे। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान। ये जो विमान बनाया गया, इससे बम बरसाए जा सकते हैं, बम गिराए जा सकते हैं और इसमें कोई भी ह्यूमन या कोई भी व्यक्ति जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर होगा फ्लाइंग बेस्ड डिफेंस के द्वारा इसे बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? फ्लाइंग बेस्ड डिफेंस, जिसे FWD कहते हैं, वो नाम में भी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B बनाया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। 29वां क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल के पहले गुरुवार को, मई के पहले मंगलवार को, जून के पहले बुधवार को या अक्टूबर के पहले शनिवार को? आंसर करो, सभी आंसर करेंगे। वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे कब? ये देखो, इसका इनहेलर जो है वो रखा हुआ है। जिसको अस्थमा की बीमारी रहती है वही समझ सकता है इसका दर्द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मई के पहले मंगलवार को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हाल ही में पनामा का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पनामा, पनामा तो सिगरेट होती है, पनामा तो नहर भी होती है। पनामा देश नहीं सुना सर जी? कहां पर है पनामा? पनामा देश आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। ये कंट्री कहां पर मिलेगी बेटा आपको? ये मिलती है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हो, ये यहां पर आपको कहां पर मिलेगा? ये आपका हो गया मैक्सिको। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये है पनामा, है ना? और पनामा की राजधानी क्या है?
इसकी जो राजधानी है, याद रखिएगा, यदि हम इसकी राजधानी की बात करें, इसकी कैपिटल की बात करें, तो राजधानी क्या है बेटा, वो है पनामा सिटी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं, और वो राष्ट्रपति कौन बने हैं, उनका नाम आपको जो है वो आंसर करना है। पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर, डी, जोस राउल मुलिनो। कौन बने हैं, जोस राउल मुलिनो यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए। क्लियर हो गया जी। चलो, किस राज्य में अजरक कपड़ा शिल्प को जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है अजरक कपड़ा शिल्प को, ये आपको बताना है किस राज्य में। जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या जिसे हम कहते हैं भौगोलिक स्थिति बताने वाला टैग, ध्यान रखिएगा। जीआई टैग सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। ये उस वस्तु या उस चीज को दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है, या वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, वहां पर फेमस है। बताइए क्या होगा, कौन सा राज्य है जीआई टैग। तो याद रखिएगा, जो ये अचरज कपड़ा सिल्क है बेटा, ये आपको मिलता है गुजरात राज्य में। कहां पर, गुजरात राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन मनाई जाती है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन मनाई जाती है, बताइए। इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर अद्भुत प्रतिभा के धनी। ऐसी कौन सी कला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नहीं आती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, नेता भी थे, सब कुछ थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जीवन में हर चीज लगभग अचीव करी, और जब वो अपने अंतिम दिनों में जो है वो थे और अपनी अंतिम अवस्था में थे, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उतने बड़े व्यक्ति से पूछा गया कि आपने जीवन में हर चीज तो प्राप्त कर ली, फिर ये आंसू क्यों है, किस बात का दुख है। उन्होंने कहा अभी भी बहुत कुछ बाकी था। समझ रहे हो, जीवन भर काम करते रहे, जीवन भर जो है वो चीजें करते रहे, फिर भी चीजों की जो है वो कमी पड़ गई। बहुत महान व्यक्तित्व के लोग थे, और यहाँ पर लोग रील देखने में, इसका उसका बुरा करने में, और पता नहीं किन चीजों में लगे रहते हैं। और लोग जो जिनको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में करना क्या है, तो वो अपने लक्ष्यों के पीछे लगे रहते हैं। बाकी सब इसकी उसकी पता नहीं किसकी किसकी करने में लगे रहते हैं। चलेगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। क्या होगा भाई राइट आंसर, तो ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन मनाई जाती है, 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। कहां पर हुआ था, कोलकाता, बंगाल, उस समय कैलकाटा कहा जाता था उसे, ध्यान रखिएगा, है ना। इनका निधन हुआ 7 अगस्त 1941, 80 साल की उम्र में कोलकाता में ही हुआ था। कुछ इनकी कृतियां हैं जो एग्जाम में आती है, जैसे गीतांजलि। गीतांजलि को 1913 में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गहरे बायरे इनकी जो है वो रचना है। भारतो भाग्य विधाता, वो भी इनकी रचना है। गोरा इनकी रचना है। जन गण मन इन्होंने ही बनाया। रविंद्र संगीत इन्होंने रचना की। आमार सोनार बंगला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, उसको भी किसने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया। ध्यान रखेंगे। चलो, कौन टी20 प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो वो तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, श्रीमान युजवेंद्र चहल जी। युजवेंद्र चहल जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के जो है वो एक बॉलर है, और इन्होंने टी20 प्रारूप में जो है वो 350 विकेट लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये देश के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, चलो। सीमा सड़क संगठन, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, वहां पर सिविल वर्क करता है, वहां पर रोड बनाने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, BRO इसे कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है वो इसके हेड है ना, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके क्या है भैया, अभी हेड है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे। और इसका हेड क्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा, तो वो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, न्यू दिल्ली में मिलेगा। वो भी आप ध्यान रखना। BRO वही है जिसने अटल टनल भी बनाई है ना, अटल टनल, अटल सुरंग भी बनाई है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 11 मई। 11 मई को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी की फील्ड में यदि हम बात करें तो 11 मई को बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई जिसके बाद इसे घोषित किया गया, वो था 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, ध्यान रखिएगा, है ना। कहां पर किया था? पोखरण में किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, कौन थे भैया? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 11 मई 1998 को ही हमने अपना सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 5 परीक्षण किए गए थे। उसके बाद याद रखिएगा इस दिन को कब घोषित किया गया? तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित कर दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, किस राज्य के चलेगा, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से इनका निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बेटा बिहार के, याद रखिएगा। हाल ही में कैंसर के कारण अब ये इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। चलिए, कौन सी टीम ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है? पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। इसके नाम में लिखा ये हॉकी की ट्रॉफी है, ठीक है। पहले ये हुआ करती थी हर 2 साल में, अब ये हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है। चलो आंसर करो जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? ध्यान रखना, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? पहली बार 1983 में इसकी शुरुआत करी गई थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस बार कौन जीता है? तो जापान जीता, और ऐसा इसने पहली बार किया है। तो फिर भारत ने कितनी बार कर दिया है? तो भारत इस ट्रॉफी को 5 बार जीत चुका है। कितनी बार जीत चुका है बेटा? 5 बार जीत चुका है। भारत और पाकिस्तान की टीम वैसे ही अद्भुत है इसके लिए। तो 5 बार जो है वो भारत ने हॉकी की सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीत लिया है, ठीक है। चलिए, कौन सा दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? 25 मई, 15 जून, 10 जुलाई या 5 अगस्त? आपको बताना है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है कौन सा दिन? आंसर करो। और साथ में कमेंट में यह भी बताना कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, बताइए। चलो ध्यान देंगे, विश्व फुटबॉल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? तो ये किया जाता है 25 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 मई को, ध्यान रखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी संस्था का नाम भी मैंने आपको बताया, क्या है इसका नाम? फीफा, है ना। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था जो कि कब बनी थी? 1904 में बनी थी, ध्यान रखिएगा। और इस फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है? तो नोट कर लो, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। कहां पर मिलेगा? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा फीफा का। फीफा 1904 में जो है वो बना था। अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। वो वर्ल्ड कप कहां हुआ था? कतर, दोहा में। कहां हुआ था जी? कतर, दोहा में हुआ था। फाइनल मैच हुआ था किस किस के बीच में? सब पढ़ाया है, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। और कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। पिछली बार कौन जीता था? फ्रांस जीता था। क्लियर हो गया जी। चलो, किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया गया? ये है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया? ये सवाल पूछा गया, बताइए। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? देखो, ये जो है ना भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसको क्या किया जाता है? इसको आप बहुत ऊंचाई से एरोप्लेन से जो है वो छोड़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पर तुरंत हमको जो है वो हॉस्पिटल की जरूरत है, लोगों के इलाज की जरूरत है। दुर्गम इलाके हैं, वहां पर कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो परीक्षण किया गया वो आगरा में किया गया, ध्यान रखिएगा। ये 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक बार में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है एक बार में। इतना बढ़िया है। इस प्रकार से एक क्यूब होता है, उसे जो है वो छोड़ दिया जाता है आसमान से, वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर गिर जाता है और फिर 12 मिनट में हॉस्पिटल बनकर तैयार, 200 लोगों का इलाज एक बार में हो जाता है। कितना बढ़िया सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में किस कंपनी के सीएमडी को पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको आंसर करना है।
तो किस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्या होगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसे आप नोट कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है कि संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। देखो, यदि हमको अफगानिस्तान जाना ना तो पाकिस्तान भी दिक्कत करता है, चाइना भी दिक्कत करता है। कैसे पहुंचे? हमको जाना है ईरान, हमको जाना है दूसरे देशों में, तो कैसे पहुंचे? तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से एक मैप है, देखेंगे आप। ये हमारा प्यारा भारत देश कितना सुंदर लगता है देखकर ही। बाकी देखो, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डॉगी स्टाइल में दिखेगा, मतलब अलग अलग तरीके से दिखते हैं। अब हमको जाना है तो हमने देखो, यह ईरान, ईरान का ये है चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह। इसको हम डेवलप कर रहे हैं, इसको संचालित कर रहे हैं। सीधा मुंबई से हम जो है वो अपना जो है वो जहाज लेकर यहाँ पहुंच सकते हैं और यहां से हम सीधा काबुल अफगानिस्तान तक भी जा सकते हैं। और ये जो ग्वादर लिखा, ये ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना हमें ऐसे परेशान कर रहा है, वो यहाँ डेवलप कर रहा है, उसको आना है सीधा, यहाँ से भारत प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका ग्वादर पोर्ट। तो कितने वर्षों का जो है वो हमने इनसे जो है वो अनुबंध किया है? तो याद रखिएगा, ये अनुबंध 10 वर्षों तक के लिए किया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। देखो बेटा, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, यदि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्लास मुझे भी बंद करनी पड़ सकती है। तो फ्री में आपको चीजें मिल रही है तो कम से कम आप क्लास को, सेशन को लाइक भी किया करो, ज्वाइन भी किया करो और शेयर भी किया करो। ठीक है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उससे भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, चलेगा। और देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच मात्र 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। पाकिस्तान को भी अपन सबक सिखा सकते हैं, यहां से टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कृति को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जो है वो क्या किया गया, शामिल किया गया है? बताना है आपको। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोक, लोकन, या तीनों को ही यहां पर जो है वो घोषित कर दिया गया। आपको आंसर करना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? वैसे लिखा है आंसर, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक, लोकन, तीनों को इसमें शामिल कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं सहृदयलोक लोकन की बात करें तो इसको लिखा गया है आचार्य आनंद वर्धन जी के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य आनंद वर्धन। पॉइंट बनाकर लिख लो। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंडित विष्णु शर्मा जी, पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और सभी को पता है तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों को जो है वो शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आंसर करना कमेंट सेक्शन में, महाभारत किसने लिखी है? महाभारत, महाभारत की रचना किसके द्वारा करी गई है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो। कौन सा खिलाड़ी भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? श्याम सुंदरन, श्याम निखिल, हरिकृष्णा या पेंटाला हरिकृष्णानी? बताइए जल्दी से। 85वें ग्रैंड मास्टर बने भैया, भारतीय है ये। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी बताओ, जल्दी बताओ। दिख रहे हैं आपको मंद मंद मुस्कुराते हुए? श्याम निखिल, है ना। शतरंज का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मास्टर बनना, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले भारतीय भी इसमें अच्छे कारनामे कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें मैनुअल एरोन, 1961 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर उपाधि पाने वाले पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी थे। कौन थे? वो थे मैनुअल एरोन। विश्वनाथन आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय रहे। और उसके बाद इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, उस समय था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे नवाजा गया। जयश्री खादीकर 1979 में महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। वो 15 साल की उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली महिला कोनेरू हम्पी। 3 महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली। ये 3 भारतीय महिलाएं हैं जो अभी तक ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, यदि याद कर लो तो अच्छा है, वरना 1 नंबर का नुकसान होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और एक एक नंबर की महिमा आपको पता है एग्जाम में। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई, 12 अप्रैल, 13 मई या 10 अक्टूबर? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सवाल पूछा गया। कोशिश करो गलत आंसर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए। चलिए, रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा। रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा 8 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का एक और नाम है, क्या है? इसे रेड क्रिसेंट डे भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं। और इस दिन क्या हुआ था? हेनरी डुनाल्ड, जो कि जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1928 को, इनके बर्थ डे के दिन जो है वो रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था और 1910 में स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया था। ये जो है वो फाउंडर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज 1901। 1901 में इनको नोबेल का पहला शांति पुरस्कार भी मिला और इन्होंने स्थापना करी थी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुनाल्ड के द्वारा करी गई थी। क्लियर हो गया जी? चलो आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा करी है? बताइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किसने करी है? कौन कर सकता है इनमें से? टाटा। वैसे कर तो सारे ही सकते हैं, अच्छी कंपनियां सारी की सारी। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस आप कब सेलिब्रेट करते हो? बताइए। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 मई या फिर 15 अक्टूबर? तो अभी तो आंसर करना सिंपल है क्योंकि मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मई आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? ये आंसर करना है आपको। आंसर करेंगे। चलिएगा, सभी आंसर करना बेटा। और बहुत कम अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये पूछा गया है, क्या होता है? भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता है। ठीक है, तो कुछ चीज इंपोर्ट होती है और कुछ एक्सपोर्ट भी होता है ना? अच्छा, इन दोनों को वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक बैंक बनाया है भारत ने, एक्सिम बैंक, है ना? एक्सिम बैंक, है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाया, ध्यान रखिएगा। तो हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी देश के साथ में, वो हमारा द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। हमने 10 रुपए तुमको दिए, तुमने 9 रुपए हमको दिए या 11 रुपए हमको दिए, हमसे सामान खरीदा, हमने तुमसे खरीदा, वो द्विपक्षीय व्यापार होता है। तो पूछा गया है कि पहले तो अमेरिका नंबर 1 चल रहा था, अभी कौन सा देश चल रहा है? बताइए। सॉरी, 118.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। 118.4 अमेरिकी 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना व्यापार करते हैं हम। अमेरिकी डॉलर इतना व्यापार करते हैं हम किसके साथ में? वो है भैया चाइना, हमारा दुश्मन भी है और व्यापार भी हम इसी के साथ ज्यादा करते हैं। क्या करोगे? डिपेंडेंसी है, वो भी कुछ चीजों में हम पर निर्भर है, हम भी कुछ चीजों में उस पर निर्भर है। और बस इसी तरीके से दो देश आपस में दुश्मन होने के बाद भी व्यापार करते रहते हैं, क्योंकि निर्भरता है, जनता के लिए करना पड़ेगा। वैसे ही होता है संबंधों में भी। यदि दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि दोनों के बीच में आपस में कुछ चीजें कॉमन है कि भैया तुम्हें मेरे लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको मेरे लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से दोनों के बीच में संबंध बने रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही संबंध भारत दूसरे देशों के साथ बनाकर रखता है। ठीक है, वो देश दुनिया के लिए बनाने पड़ते हैं। ठीक, अच्छा, तो फिर अमेरिका के साथ सर कितना है? तो अमेरिका के साथ है 118.1 बिलियन डॉलर का, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इतना व्यापार हम किसके साथ करते हैं? तो इतना हम अमेरिका के साथ करते हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ करते हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अमेरिका दूसरे नंबर पर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चलो, किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए। हमारी एक दुनिया भर में फेमस एक नर्स हुई है जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन पड़ता है। किस दिन पड़ता है भैया? 12 मई। ध्यान रखिएगा, है ना। किसका जन्मदिन पड़ता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बारे में आपको कई चीजें बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है ना, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए इस दिन नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलो, अच्छा ये और मैं आपको बता दूं कि सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर आता है 49वें नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश बन गया है? इस देश ने अपने सभी ग्लेशियर्स को बेटा क्या कर दिया है? खो दिया है। ऐसा होने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया, बताइए। और ये क्यों खोया इसने? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम इंसान पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके रखे हुए हैं। चलिए बताएंगे। विश्व का पहला देश बना है, कौन सा बना है भैया? वेनेजुएला। कौन सा बना है? वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया, ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ का आखिरी ग्लेशियर है जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। और देखो 1988 में इतना बड़ा था, 2015 में ये कंडीशन हो गई, और 2024 में तो अब ये नाम मात्र का जो है वो बचा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। ठीक है, याद रखिएगा। वेनेजुएला कहां पर मिलेगा? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको कौन सा पहाड़ जो है वो देखने को मिलता है, बताइए जल्दी से। तो ये आपको मिलती है एंडीज पर्वतमाला। मैंने आपको पढ़ाया है, एंडीज पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहीं से एक नदी निकलती है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, क्या नाम है? अमेजन नदी। कहां से निकलती है? एंडीज पर्वत से ही निकलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से अमेजन नदी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से श्योरिटी बॉन्ड स्कीम लॉन्च करी है? श्योरिटी बॉन्ड स्कीम क्या है? गवर्नमेंट बहुत सारे कामों के लिए टेंडर निकालती है, ठेका निकालती जो भी है, तो इससे बहुत सारे लोग इसका ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, समय पर पूरा नहीं करते या कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए एक स्कीम निकाली गई है, श्योरिटी बॉन्ड स्कीम। निर्माण कार्य या इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसमें ठेकेदार कंपनी और ठेका देने वाली संस्था दोनों का बीमा हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी ये पैसा भर देंगे, टेंशन नहीं है। तो ये किसके द्वारा यहां पर लाया गया, ये सवाल पूछा गया है, तो वो लाया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने ऑन फील्ड 200 मिलियन डॉलर कमाए हैं, ऑफ फील्ड 60 मिलियन डॉलर कमाए हैं। पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं, है ना, और इनकी एज है 39। 260 मिलियन डॉलर, ध्यान रखो, इनकी एक साल की कमाई है, नोट कर लेना। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी तो इसमें है ही नहीं, जो कितने अमीर है फिर भी नहीं है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारण से चीन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका, चाइना कहता है ताइवान हमारा है, मतलब हमारा एक अंग है। ताइवान कहता है नहीं जी, हम तो अलग रहेंगे। तो ताइवान जिससे संबंध बनाता है चाइना उससे खत्म करने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, अमेरिकी कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के कारण जो है वो यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका में भी नए राष्ट्रपति बने हैं, लाई जिंगते। अमेरिका बोल रहा हूं, ताइवान में अभी एक नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है लाई जिंगते। और इनका कहना यह है कि भैया हम अपनी सुरक्षा के लिए अब हथियार खरीदेंगे, क्योंकि चाइना हमसे कभी भी लड़ सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। ताइवान की राजधानी क्या है? सभी को पता है, ताइपे। और डॉलर में, यहाँ पर करेंसी में डॉलर चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है? कौन करेगा बताइए? 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है, कौन से देश में हुआ आपको बताना है। ये 5G से कितने गुना ज्यादा है? तो 5G से 20 गुना तेज है। 5G से 20 गुना तेज है, ध्यान रखिएगा। क्या है भैया? 6G। ठीक है, और ये किसने किया है? जापान ने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, 6G की स्पीड कितनी है? 6G की स्पीड कितनी है? 100 GB पर सेकेंड। सोचो वो दिन याद करो जब पहले तो कुछ होता भी नहीं था,
और उसके बाद हम चलाते थे 10 KB, 20 KB, KB के बाद फिर MB हुआ और अब देखो GB हुआ, और GB में भी अब हो गया 100 GB/सेकेंड। मतलब पता नहीं कौन से हम लोग लेवल पर जाने वाले हैं। चलिए, किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल टी डे कब मनाते हैं, है ना? ये तो भैया नेशनल पे कहना चाहिए इसको, इसके बिना तो सुबह हो ही नहीं सकती। तो राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है बताइए? मैंने एक बार आपको बताया था ना कि एक किसी ने लिखा है कि मैंने देखा ही नहीं कोई मौसम, मैंने देखा ही नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा है तुझे चाय की तरह, है ना? तो चाय इतनी पसंदीदा है भाई। बताइए जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 21 मई को। इसे आप ध्यान रखिएगा, 2015 के आसपास से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रतियोगिता में दीप्ति जीवन जी ने विश्व रिकॉर्ड समय के साथ महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में क्या जीता है बेटा? गोल्ड मेडल जो है वो यहां पर जीता है। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? 55.07 सेकेंड में, ना? याद रखेगा, 55.07 सेकेंड में। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, फटाफट पढ़ लूंगी। क्या होगा राइट आंसर? जापान के कोबे शहर में आयोजित किया गया विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, है ना? जापान का कोबे शहर है, ध्यान रखिएगा, वहां पर आयोजित किया गया। वहां पर इन्होंने क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं। विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है, फटाफट देखेंगे, 21 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। किस इंडस्ट्री के दिग्गज एन बागुल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एन बागुल का निधन हुआ है, वो किस इंडस्ट्री से संबंधित है बेटा? तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। किससे संबंधित है? बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित है एन बागुल जी। ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, उसमें चेयरमैन के पद पर जो है वो रह चुके एन बागुल जी। कौन से संगठन में ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी 2024-25 की अवधि के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं? बताइए, संजीव पुरी जी अध्यक्ष बने हैं, 1895 में बनी कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान रखिएगा, CII याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद रखेंगे, ठीक है? तो CII के अध्यक्ष बने हैं कौन? संजीव पुरी जी। 1895 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, 1895 में। और हेड ऑफिस के लिए आप सीधा गाड़ी पकड़ना और कहां चले जाना भैया? न्यू दिल्ली चले जाना, ठीक? चलिए, फिक्की की बात करते हैं सर। फिक्की भी एक ऑप्शन है, जल्दी से देख लो। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अभी हेड है सूर्यकांत पांडा जी। स्थापना हुई थी 1927 में फिक्की की, और इसके संस्थापक है घनश्याम दास बिरला जी, नोट कर लेंगे। उसके बाद हेड ऑफिस आपको कहां पर मिलेगा? न्यू दिल्ली में। फिर बात करते हैं एसोचैम की, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है दीपक सूद, और इसके प्रेसिडेंट है संजय नायर। कौन है? प्रेसिडेंट बनाए गए संजय नायर जी, वो भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? बताइए भैया, पर्यटन में भारत कौन से नंबर पर है? सवाल पूछा गया है। 119 देशों में इसकी रैंकिंग कौन सी है? कितने देशों में? 119 देशों में इसकी रैंकिंग है 39। कितने देशों में? 119 देशों में इसकी रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, है ना? टूरिज्म के लिए इन्होंने कहा है कि हम ही नंबर 1 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1991 में बना था। कब बना था? 1971 में बना था। स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। कब बना था? 1971 में बना था। और इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस देखने को मिल जाएगा, विश्व आर्थिक मंच का, ठीक? आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेलीविजन दर्शन मापन में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे BARC कहा जाता है,
प्रमुख मापक विज्ञान और विश्लेषण के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? इसका आंसर आपको यहां पर करना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। कौन होगा? तो डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी इज द राइट आंसर। देखो यदि हम यहाँ पर बार्क की बात करते हैं बेटा, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। 2010 में ये इंडिया में आई, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, आपने एक शब्द बहुत सुना होगा टीआरपी, सुना है टीआरपी? इसे कहा जाता है कई जगह टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसका फुल फॉर्म क्या कहा जाता है कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। और एक और आता है टारगेट रेटिंग पॉइंट। क्या आता है इसका? एक और फुल फॉर्म आता है टारगेट रेटिंग पॉइंट। दोनों ही सही माने जाते हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया इससे जो है वो बार्क ये पता लगाता है कि आप कौन सी मूवी, कौन से चैनल को देख रहे हो, ज्यादा देख रहे हो। कैसे पता चलता है? आपने कभी कभी देखा होगा स्क्रीन पर एक नंबर आता है टीवी, बीच बीच में कहीं कहीं लिखा आता है, उससे पता चलता है कि उस समय कौन जो है वो कौन सा सीरियल देख रहा है। और ये टीआरपी निकालते हैं, जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसको ज्यादा ऐड, ज्यादा पैसा जो है वो यहां पर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन डे, जिसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जून, 18 मई, 12 अगस्त या 30 सितंबर को मनाया जाता है? आंसर करेंगे सभी लोग। आपसे सवाल पूछा गया है विश्व एड्स वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे पूछा गया। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर लिखा हुआ है 18 मई को विश्व एड्स दिवस, एड्स वैक्सीन डे के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, लिखेंगे सभी लोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। और आपसे बोला जाएगा कि ये बताइए ये जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है? ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आंसर क्या करोगे बेटा? ये होता है एचआईवी के कारण। एचआईवी के कारण, एचआईवी वायरस के कारण ये होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। इसके कारण जो है वो एचआईवी नामक क्या होती है? आपको बीमारी होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एड्स की यदि हम बात करें बेटा, तो एड्स की यदि हम बात करते हैं, इससे क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला होता है, प्रणाली पर हमला होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है कि भैया नॉर्मल कोई भी बीमारी, कुछ भी वायरस आपको आता है तो उसको हमारा शरीर जो है वो समाप्त कर देता है। इसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर की उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, आपको अलग अलग बीमारियां होती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे डे कब मनाते हैं? 18 मई को। आगे बढ़ते हैं। 20 मई को मनाया जाने वाला विश्व मधुमक्खी दिवस किसे समर्पित है? बताइएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो किसे समर्पित है? ये सवाल यहां पर जो है वो पूछा गया है। तो वो है भैया समर्पित एंटोन जॉन्सा। एंटोन जॉन्सा जो है, इन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए देश में बहुत ज्यादा जो है वो काम किया। इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेटा एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा ये है, मैं करा तो और स्पीड से दूं, लेकिन मेरा ये कि आप थोड़ा थोड़ा समझते भी चले उन चीजों को। थोड़ा समय ज्यादा लगेगी तो लगने दो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ ही रहे। किसने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को अपना आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर बनाया है? तो याद रखिएगा, नंदिनी डेयरी जो है वो स्कॉटलैंड की क्या बन गई है? स्पॉन्सर बन गई है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अमूल जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की स्पॉन्सर है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बता के रखी हुई है। इसका पहला एडिशन 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। लेटेस्ट 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला होने वाला है 2024 में, जो अभी चल रहा है। करंट चैंपियन इसका इंग्लैंड है। सेकंड टाइटल इसका है बेटा। सबसे सक्सेसफुल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीम रही, 2-2 जीती है। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली और सबसे ज्यादा विकेट साकिब अल हसन ने बनाए हैं।
जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में पढ़ा दिया। कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। यहाँ पर क्या हुआ था भैया, तो आप सभी को पता है, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। कहां पर हो गई थी? श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में किसने कर दी थी, है ना? तो याद रखिएगा, लिट्टे के आतंकवादियों ने, लिट्टे के आतंकवादियों ने, याद रखिएगा, आतंकवादियों ने, है ना, ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा, कब कर दी थी? तो उस दिन था 21 मई, इसलिए उस दिन से हम लोग क्या मनाने लगे? 21 मई को, है ना, हम लोग क्या मनाते हैं यहाँ पर? आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। ये घटना कब की थी? ये घटना थी 1991 की, जब यहाँ पर राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार में जो है वो गए हुए थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, कौन सी भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जो है वो यहाँ पर जीता है? तो सीधा सीधा लिख लेंगे, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, ठीक है। किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक गोपी थोटापुरा को किस अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने का मौका मिला है? आंसर करिएगा भैया। तो इनको जो है वो किस अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने का मौका मिला, इस आपसे सवाल किया गया है, आंसर कर दो, बताइए। बहुत बढ़िया। चलो, इस मिशन में टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग। ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से 106 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है वो गए और इनको ले गई ब्लू ओरिजिन कंपनी, याद रखिएगा। तो ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है ना, जिसमें वो टूरिज्म कराएंगे आने वाले समय में सभी को। वो मिशन है NH-25 मिशन। इसमें बैठकर जो है ये कहां तक गए? अंतरिक्ष तक जो है वो गए। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जेफ बेजोस की कंपनी है भैया। भारतीय भाला फेंक के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा के किस विजय प्रयास ने उन्हें प्रतिष्ठित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने का अवसर दिया? उन्होंने कितने मीटर का जो है वो यहाँ पर भाला फेंका? ये आपसे सवाल पूछा गया है, आंसर करो, बताइए। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे, आप सभी को पता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल। और अभी इन्होंने क्या किया? 82.27 मीटर, इनके लिए बहुत कम था, इन्होंने इसको जो है वो फतह किया। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाने के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है? तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ये सवाल पूछा गया, बताइए। जो कि ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे, तो उनका नाम है मोहम्मद मोखबर, याद रखिएगा, मोहम्मद मोखबर, जो कि ईरान के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बेटा आपका ईरान है ना, और ये उसकी राजधानी क्या? तेहरान, याद रखिएगा। इसके बाजू में इराक है, टर्की है, अजरबैजान है, कैप्सियन सी है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कतर है, ओमान है, कुवैत है। इन सबके बीच में पड़ता है ईरान, जिसकी राजधानी क्या है बेटा? तेहरान है। इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। और ईरान में करेंसी कौन सी चलती है? रियाल। रियाल क्या है बेटा? यहाँ की मुद्रा है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्लियर। चलो, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे जो है, उसकी थीम इस बार क्या रही? ये सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए, है ना। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है जी? 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम रही योजना का हिस्सा बने, ठीक है। क्या थीम रही? योजना का हिस्सा बने, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। किस स्थान पर तीसरे एलोडा कप 2024 का आयोजन किया गया? तीसरा, है ना, तीसरा कौन सा है यहाँ पर? एलोडा कप 2024 का आयोजन किया गया, है ना। तो सवाल आपसे एक और पूछा जाएगा, ये एलोडा कप किस खेल से संबंधित है? आंसर करो, बताइए। सभी आंसर करेंगे भैया। चलो, एलोडा कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मुक्केबाजी। अब बताओ कहां पर होती है मुक्केबाजी? तो ये होती है कजाकिस्तान। राजधानी जाएंगे, कहां जाएंगे? अस्ताना। अस्ताना भैया कहां पर? कजाकिस्तान, याद रखिएगा, कजाकिस्तान, नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक। चलो,
कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान बना है? 2027 का यहां पर यदि हम फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो कहां पर होने वाला है? तो बेटा ये होगा आपका ब्राजील में। कहां पर होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें और आप लोग यहां पर जो है वो नोट कर लेंगे। यदि हम यहां पर बात करते हैं 2026 का मेंस वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है कनाडा। कहां पर होने वाला है? कनाडा, मैक्सिको, यूएस में, है ना, याद रखिएगा, है ना। और 2027 का मेंस वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा कहां पर होने वाला है? ब्राजील में। चलो, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा जनरल टूलैम को राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टूलैम कहां के राष्ट्रपति चुने गए, ये सवाल पूछा गया है। तो ये बेटा चुने गए हैं वियतनाम के। कहां के? वियतनाम। ये वही वियतनाम है जिसकी राजधानी क्या है? हानोई। ठीक है, याद रखिएगा। वियतनाम यदि हम बात करें तो वियतनाम जो है वो, इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? हानोई हो जाएगा। और वियतनाम जो है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है यहाँ पर नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। इसे आप ध्यान रखिएगा, नेशनल असेंबली। और यहाँ पर करेंसी या मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है बेटा यहाँ पर डोंग। क्या चलती है? डोंग चलती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये है वियतनाम। कहां पर है? ये आपको वियतनाम देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है कौन? आपको बताना है। भारत, वियतनाम, स्पेन या चाइना? बताएंगे जल्दी से। 99वां सदस्य बना है 30 नवंबर 2015। 30 लिखेंगे, 30 नवंबर 2015 क्या बना था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। कहां? पेरिस। इंग्लिश ऐसे भी बोली जाती है, ठीक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? तो गुरुग्राम, हरियाणा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका सदस्य बना है अभी कौन? स्पेन। इनका कहना है एक सूर्य एक पृथ्वी। सूरज सबका है, सबको एनर्जी मिलेगी, फ्री में मिलेगी, और या फिर बहुत कम अमाउंट में मिलेगी। ये सपना जो है भारत देख रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 23 मई या 26 मई? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा 23 मई, है ना। आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी ना। कछुआ और खरगोश जो है वो साथ साथ में दौड़े थे, और फिर कछुआ जीत जाता, लग रहा था खरगोश जीतेगा, निरंतर चलते हुए कछुआ जीत जाता। ध्यान रखिएगा 23 मई को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए याद रखिएगा 23 मई क्या मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस। और 2024 की थीम पता क्या है? अब चूंकि ये जीत गया तो क्या करेगा? पार्टी। तो इसकी थीम है लेट्स पार्टी। याद रखिएगा, लेट्स पार्टी, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। किस विषय में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर कुलकर्णी जी को यहां पर सम्मानित किया गया है। आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान। आपने, है ना, इन्फोसिस के संस्थापक, है ना, नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी के बारे में सुना होगा। सुधा मूर्ति जी के भाई हैं कौन? श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी। ध्यान रखिएगा, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से नवाजा गया है। 100 पुरस्कार की बात करेंगे, ये दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस, मेडिसिन और मैथमेटिकल साइंस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। ध्यान रखेंगे। रिवॉर्ड में बात करेंगे तो 1.2 मिलियन यूएस डॉलर मिलता है, और पहली बार ये 2004 में दिया गया था, ठीक। किस भारतीय संगठन ने कृषि और भूमि नामक पहले सरकारी एआई एंकर की शुरुआत करी है? तो ये देखो पेपर में दिया गया था। आ रहा है किसानों की समृद्धि का प्रतीक डीडी किसान, है ना। तो यहाँ पर दो नए एंकर यहाँ पर आए हैं भैया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दूरदर्शन। ये एआई एंकर है, कोई ह्यूमन नहीं रहेगा, वो आकर आपको सारी जानकारियां देंगे, ठीक। एआई एंकर कृषि भूमि के पास आश्चर्य रूप से ये 50 भाषाओं में क्या कर सकते हैं बेटा? संवाद कर सकते हैं, और 50 भाषाओं में ये जानकारियां देंगे दुनिया को। एआई क्या क्या करने वाला है पता ही नहीं, मतलब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। चलो दूरदर्शन की बात करते हैं। दूरदर्शन का मोटो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे। इसके जो अभी सीईओ है वो है मयंक कुमार अग्रवाल जी। दूरदर्शन कब आया था? 15 सितंबर 1959 को आया था,
और ये उस समय सिर्फ दिल्ली में आया था। 1959 में दूरदर्शन सिर्फ दिल्ली में आया। दिल्ली में हफ्ते में 3 दिन चलता था और वो भी आधा आधा घंटे के लिए चलता था और उस आधे घंटे में केवल न्यूज आती थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये था दूरदर्शन का इतिहास। फिर 1981 में जब दूसरी बार हमारे देश में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया, तब जो है वो कलर टेलीविजन आया और ये दूरदर्शन देश भर में आ गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा कब तक आयोजित किया गया? साइबर सुरक्षा अभ्यास कब से कब तक जो है वो आयोजित किया गया, इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा 20 से 24 मई 2024 तक, याद रखेंगे। साइबर सुरक्षा यहां पर सप्ताह आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया? अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है किस दिन को? तो वो है 24 मई। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है भैया, ये है मारखोर, ध्यान दीजिएगा। इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा फाल्कोनेरी, मारखोर। इसे पेंच सींग वाली बकरी भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। देखो लग रहा है ना पाकिस्तान का ही होगा, चलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा इसे प्रायोजित प्रस्ताव का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रजाति का संरक्षण करना है, ये इनका उद्देश्य, ठीक। कौन सी किताब के लेखक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रवासी, माहिस्मर, कैरोस या विचारधारा? तो आपसे पूछा गया है कौन सी किताब के लेखक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, भाई बताइए। सभी करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा कैरोस, नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 मई 2024 को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एप्रेनबर्ग और अनुवादक माइकल हॉफमैन को दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जेनी एप्रेनबर्ग जो है वो जर्मन लेखिका है, क्लियर, और उनको पहली बार ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पहली बार किसी पुरुष को मिला वो है माइकल हॉफमैन, याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में, नोट कर लेना। चलो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की यदि हम चर्चा करें तो 1971 में बीएस नायपॉल को मिला था, इनकी रचना इन अ फ्री स्टेट। 1981 में सलमान रुश्दी को मिला मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ये किताब एग्जाम में आती है, नोट करेंगे। 1997 अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला। 2008 में अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए जो है वो दिया गया मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा देश एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? ये सवाल पूछा गया है। एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो भैया आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर। एएफसी आपको आंसर करना, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा भैया? ऑस्ट्रेलिया, सीधा नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वेधशाला को दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ। 18,500 फीट की ऊंचाई पर है ये। कितनी फीट की? 18,500 फीट ऊंचाई पर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आंसर करो। चलो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा? एटाकामा ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहां पर मिलेगी आपको? चिली, एंडीज पर्वत पर मिलेगी, चिली। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखो यदि हम प्रमुख वेधशालाओं की बात करें तो भारत की 3 वेधशालाएं एग्जाम में आती हैं। कौन कौन सी? पहला है बृहत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। भारतीय खगोलीय वेधशाला आईओ, हेनले, लद्दाख में। ये हेनले वाली तो बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वेधशालाओं की बात करें तो मोना किया ऑब्जर्वेटरी हवाई में आपको मिल जाएगी, यूएसए। कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना में मिल जाएगी, अमेरिका में। और माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया, अमेरिका में मिल जाएंगी, जो एग्जाम में आने वाली ऑब्जर्वेटरीज हैं जो पूछी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? बताएंगे।
विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये पढ़ा चुका हूं, है ना, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चलो, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में किसके लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया भैया, कि अब इनको क्या किया जाएगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जो भी आउटसोर्स सरकारी नौकरियां हैं, कुछ नौकरियों को कंपनी सरकार क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, प्राइवेट कंपनियों को दे देती है, टेंडर दे देती है, इस तरीके से काम करती है। अब उसमें तो आरक्षण चलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण होता है। यहां पर क्या किया गया, यहां पर कर्नाटक सरकार का कहना यह है कि भैया हम उसमें भी आरक्षण देंगे यदि कोई काम 45 दिन से ज्यादा का है ना, और 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो फिर क्या होगा, उसमें हम महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं, हम उसमें उस महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे, वो आराम से उसमें काम कर सकती हैं। ये हमारा प्रिय राज्य कर्नाटका साउथ में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 10वां विश्व जल मंच, जिसकी थीम साझा समृद्धि के लिए जल थी, आधिकारिक तौर पर 21 मई को किस स्थान पर शुरू हुआ? विश्व जल मंच, जो 10वां जल मंच है, वो किस स्थान पर शुरू हुआ? नई दिल्ली भारत, बाली इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल या बैंकॉक थाईलैंड में? बताइए, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? इस देश के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। बाली इंडोनेशिया से आप ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है इंडोनेशिया इतना बड़ा भैया, बहुत सारे आइलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। इंडोनेशिया की यदि हम बात करते हैं, इंडोनेशिया यदि हम यहां पर बात करते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्या हो जाएगी? जकार्ता, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? लिख लो जल्दी से, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब कौन है भैया? तो वो है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। कितना क्यूट सा नाम है, जोको विडोडो, याद रखिएगा। और यहां पर जो करेंसी या मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है? करेंसी या मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है? यहां चलता है रुपया। रुपया, ये अच्छे से रुपया नहीं बोल सकते थे तो रुपया बोल रहे हैं ना, पैसा देने में आह निकल रही है इनकी, रुपया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसने आईपीएल 2024 का खिताब जीता और किसको हराया? 2024 के आईपीएल में कौन जीता, कौन हारा? आंसर करो जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? बताइए, राइट आंसर क्या होगा भैया? इस बार का आईपीएल कौन जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। किसको हराकर? सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जो है वो जीता है, ध्यान रखेगा। आईपीएल 2024 की बात कर लेते हैं। 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 तक ये चला। चैंपियन रहा कोलकाता नाइट राइडर्स, रनर अप रहा सनराइजर्स हैदराबाद। टोटल ये टीमें पूछी जाती हैं, कई बार लोग 8 लगाकर आ जाते हैं, 2 और जुड़ी और अब कितनी है? 10 टीमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 74 मैचेस होते हैं। सबसे वैल्यूएबल प्लेयर इस बार रहे सुनील नारायण, कोलकाता नाइट राइडर्स के, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है, जो कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं, 741। इनका आईपीएल में भी हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा रन है। और जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के ही है। सबसे ज्यादा विकेट है हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के हैं, 24 विकेट इनके नाम पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईपीएल की बात करते हैं बेटा, आईपीएल कौन कराता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई कब बना था? 1928 में बना था। पहला एडिशन 2008 में आया, लास्ट वाला 2024 में हो गया। 10 टीमें खेलती हैं। सबसे सक्सेसफुल रही है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5-5 आईपीएल जीते हैं। सीएसके और एमआई ने 5-5 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली 8004 रन है और सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल 205 रन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 प्री मानसून सीजन में आने वाला पहला चक्रवात रेमल ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? बताइए, चक्रवात रेमल ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया, ये आपसे पूछा गया, आंसर कर दो जल्दी से। रेमल का मतलब होता है रेत, है ना। रेमल का मतलब क्या होता है? कहां लिखा रेमल भाई? ये लिखा हुआ है। रेमल का मतलब होता है रेत। रेमल का मतलब होता है रेत। और ये नाम किसने दिया है? ये ओमान ने नाम दिया। किसने नाम दिया है? ओमान ने नाम दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। और राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। क्या होगा? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, याद रखिएगा। ये पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के इंपैक्ट कर रहा है, याद रखेंगे।
ठीक, चलो। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पारंपरिक नौसैनिक प्रतीकों का नाम परिवर्तित करके पेश किया है। तो क्या पेश किया? जहाज पेश किया, हथियार पेश किया, वर्दी पेश की, या ध्वज या झंडा पेश किया? तो क्या पेश किया बताइए। लगातार यहाँ पर नाम और चिन्ह बदले जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता उसको खत्म किया जाए, है ना। हम गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर देते हैं, उनको सहेज के रखने की क्या जरूरत है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ध्वज होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। क्लियर? यह भारतीय नौसेना के द्वारा, ये मैंने बता दिया। स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय गौरव को प्रतिबिंबित करने के लिए नौसेना ने जैक, है ना, जैक का नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्वज और जैक स्टाफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ कर दिया। जैक जो झंडा होता था ना, उसको जैक कहते थे, ब्रिटिश जैक, है ना, तो हमने ध्वज कर दिया उसको। मैस में नया ड्रेस कोड आया। भारतीय नौसेना ने नौसेना मैस में कुर्ता पैजामा की शुरुआत करके अपनी विरासत को अपनाया है, और वरिष्ठ अधिकारी पोशाक पहनने वाले पहले लोग हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, किस भारतीय सिनेमा की फिल्म ने कांस फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? कंतारा, डाइंग बिफोर डेथ, वी इमेजिन एवरीथिंग एज लाइट, या फिर सना? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए। राइट आंसर होगा बेटा वी इमेजिंग एवरीथिंग एज लाइट। याद रखिएगा, इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया जी। क्या नाम है? डायरेक्टर का नाम है पायल कपाड़िया। क्या नाम है भैया? पायल कपाड़िया। ध्यान रखिएगा, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये है पायल जी, इनको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? चलो, कांस की बात करेंगे। कांस से सवाल आएंगे ही आएंगे, अभी फटाफट सुन लो, फिर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनोरा फिल्म को, जो कि अमेरिका की है, सीन बेकर के द्वारा निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है ऑल वी इमेजिन इन लाइट, पायल कपाड़िया जी को। ध्यान रखिएगा। फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ग्रैंड टूर के लिए मिगुएल गोम्स को, जो कि पुर्तगाल के। फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो काइंड्स फॉर काइंडनेस के लिए जेसी पेलेमिन्स को मिला, जो कि अमेरिका के एक्टर है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमिलिया पेरेज फिल्म के लिए सेलेना गोमेज को, जो कि अमेरिका की एक्टर है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसमें भारतीयों की यदि हम बात करते हैं बेटा, भारतीयों को भी यहाँ पर 4 अवार्ड मिले हैं कांस में इस बार। कौन कौन से हैं? चिदानंद नाइक को जो है वो सम्मानित किया गया, भारत के लिए पहला पुरस्कार इन्होंने जीता। फिल्म का नाम था सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ला सिनेफ अनुभाग में इनको पुरस्कार मिला है। अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता जी को जो है वो यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। पायल कपाड़िया बेस्ट एक्टर डायरेक्टर का अवार्ड, सॉरी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। और संतोष सिवान को सिनेमेटोग्राफी के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पिएरे एजिनेक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनके अवार्ड ना पूछकर इनके नाम पूछे जाएंगे, तो नाम को बढ़िया तरीके से नोट कर लें, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की किस 18 वर्षीय महिला को यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेखा, पूजा, सुमन या आरती? आंसर करो, जल्दी करो, बताइए। अमल क्लूनी एक बैरिस्टर थे, याद रखिएगा, इनके नाम पर इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता, और ये अवार्ड मिला है आरती जी को। किसको मिला है? आरती जी को। और ये ऑटो रिक्शा चालक है या ई रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चलाती है, उनको इस अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, प्रतिष्ठित क्लूनी अवार्ड से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर बना दिया है? बताएंगे सभी लोग, सभी आंसर करें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं और कौन कौन। भारत की तरफ से युवराज सिंह एम्बेसडर है, युवराज सिंह जो है वो यहाँ पर एम्बेसडर है। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ धावक हैं उसैन बोल्ट जमैका के हैं, उसैन बोल्ट जो है वो यहाँ पर हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो क्रिस गेल भी यहाँ पर क्या बनाए गए हैं? क्रिस गेल भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, और यहाँ पर पाकिस्तान से बने हैं शाहिद अफरीदी, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पर मैंने आपको ये वर्ल्ड कप के बारे में सारी जानकारी ऑलरेडी दे दी है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है? सबसे ज्यादा उम्र में किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, ये सवाल पूछा गया है। तो वह है 55 वर्ष की ज्योति रात्रे। कितने साल की है ये? 55 वर्ष की है ज्योति रात्रे। और ये कहाँ की है? तो बेटा ये मध्य प्रदेश की है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये हाईएस्ट पीक दुनिया की, जहां पर माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हो 29,029 फीट है ना, 8848.50 आप यहां पर कर सकते हो, उसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, फिर है कंचनजंगा, फिर है लाओत्से, फिर है मकालू, फिर है यहाँ पर यदि हम बात करते हैं चोयू, फिर यहाँ पर जो है वो आगे की और भी है। तो टॉप 5 के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में नाम आते हैं। चलो, अच्छा, माउंट एवरेस्ट और बाकी चीजों के बारे में मैंने जो डेली करंट अफेयर लेता हूं ना, उससे मैंने डिटेल में बताया है। अभी मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल क्वेश्चन हमको करने हैं, आप उनको पढ़ लेना। किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? भेल, NHPC, NTPC या PGCIL? करो आंसर जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर बताइए। सही, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? NHPC को सम्मानित किया गया। NHPC की यदि हम बात करते हैं, कब बनी थी? 1975, याद रखिएगा NHPC की स्थापना की गई थी। इसको आप ध्यान रखना, इसको क्या दिया गया है? द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, किसने मालदीव में भारत की रुपए सेवा की शुरुआत की है? किसने जो है वो भारत की रुपए सेवा मालदीव में शुरू की है? आपको बताना है। रुपए 2012 में जो है वो हमारे यहां पर आया। आंसर करो पहले जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? भारत सरकार, है ना। तो भारत सरकार रुपए लेकर आई और धीरे धीरे हम रुपए है ना, ध्यान रखना, रुपए को दुनिया भर में जो है वो ले जा रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस रुपए को बनाया किसने, कौन मैनेज करता है? तो वो करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, जो कि कब बनी थी? सन 2008 में बनी थी। और इन महान मूर्ति को तो आप जानते ही होंगे, है ना, कौन है ये। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हीरो ग्रुप की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हीरो फिनकॉर्प पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो RBI ने हीरो फिनकॉर्प पर जुर्माना लगाया है, ये कितने का लगाया है, ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? 3.10 लाख रुपीस, ठीक है। इन्होंने फेयर प्रैक्टिस नहीं करी, कहीं कुछ घपले किए, इस कारण से इन पर यह जुर्माना लगा है। किस भारतीय जिम्नास्ट ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो आपको दिख रही है, उनका नाम क्या है बेटा? दीपा कर्माकर, इन्हें आप नोट कर लेना, ठीक। दीपा कर्माकर के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, ये आपको PDF में मिल जाएंगी, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जा चले आना। त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक जो है वो जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट भी है, ठीक है। 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया और 4th पोजीशन पर रही, वो आप ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस बोर्ड को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया? कौन सा बोर्ड भंग? भारत में मीटिंग बिठाकर भारत में स्थित बहुत सारे बोर्ड जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, जो अब इतने रिलेवेंट नहीं थे, उन्हें समाप्त किया। उनमें से एक बोर्ड यहां भी समाप्त किया, वो कौन सा किया है, वो आपसे पूछा गया, बताइए। तो याद रखिएगा, वो है बेटा खाद्य एवं पोषण बोर्ड, जिसे फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा, आज नया मंत्रिमंडल भी बन रहा है, तो उसका वीडियो भी चैनल पर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको चीजें बताऊंगा। चलिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की यदि हम बात करते हैं, TCS ने किस कुवैती बैंक के कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक की तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए इन्होंने जो है वो हस्ताक्षर किए, सवाल पूछा गया, बताइए कौन सा बैंक है बेटा? वो है ना, कुवैती बैंक है। तो आपको बताना है वो कौन सा बैंक है जिसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, वो वाला गाना याद आता है, हाय गर्मी। चलिए, आंसर करेंगे बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्गन बैंक, वेरी गुड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बर्गन बैंक, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नेपाली महिला ने एक ही सीजन में केवल 13 दिनों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है? तो 3 बार माउंट एवरेस्ट पर एक ही सीजन में चढ़ी है, वो है पूर्णिमा श्रेष्ठा, नोट कर लीजिएगा। इनके भी हम बात करें तो इन्होंने अपनी विजय से पहले इन्होंने 8 अन्य चोटियों पर भी चढ़ाई चढ़ी है। कौन कौन सी?
K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, लाहौत्से, मकालू, मनासलू, धौलागिरा और अन्नपूर्णा, इन चोटियों को भी फतह किया है। पूर्णिमा श्रेष्ठ, सरनेम में ही श्रेष्ठ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस देवी के ने हाल ही में अल्लाह माए हलीना को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा चाड। क्या होगा राइट आंसर? चाड होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। किसे? लिथुआनिया के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए हैं? तो बेटा वो बन गए हैं गितानास नौसेदा, है ना, गितानास नौसेदा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करते हैं बेटा किसकी? लिथुआनिया की। यदि हम बात करते हैं, लिथुआनिया कंट्री आपको यूरोप में जो है वो अपर साइड में आपको देखने को मिल जाती है। 2024 में किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया, मध्य प्रदेश में किया है। नाम बता दो जल्दी से। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा जो है वो चालू किया गया? तो 1984 में बनी कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम गेल के नाम से जानते हैं। 1984 में ये बनी थी। इसके द्वारा जो है वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो चालू किया गया है। किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? जयंत पाटिल, सुनील शेट्टी, जेठा अहिर या अनिल दास? बताओ क्या होगा राइट आंसर। इन सब चीजों को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग डेली वाली चैनल क्लास जरूर देख लेना। फिलहाल हम फटाफट करते हैं चीजों को, आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर। भाजपा के विधायक रहे जेठा अहिर, इनको आप ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या किया गया बेटा? नाफेड का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। नाफेड कब बनी थी? तो 1958 में बनी थी। हेड ऑफिस के लिए कहां जाना पड़ेगा? न्यू दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। हाल ही में किस संगठन ने एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम 2, इसका सफल परीक्षण किया है? रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ या भारतीय सेना? करो आंसर। किसने किया? आपसे ये जो है वो सवाल पूछा गया है, तो कौन करेगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। डीआरडीओ कब बना था? 1958 में बना था। हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस के लिए सीधा गाड़ी पकड़ना, कहां चले जाना जी? न्यू दिल्ली चले जाना। इनका मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम, है ना, वो भी आपको अब तक याद हो गया होगा, ठीक है, विज्ञानम। अच्छा, डीआरडीओ के हेड कौन है? तो वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत, समीर वी कामत क्या है? डीआरडीओ के हेड है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलो, रुद्रम 2 मिसाइल को 28 मई 2024 को ओडिशा के तट के पास से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, ध्यान रखेंगे। चलो, ये बाकी डिटेल जो है ना, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, पीडीएफ में मिल जाएगी, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना फटाफट। चलिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड किस कंपनी को मिला है? एनटीपीसी, आईओसी, सेल या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, आरईसी। आरईसी कब बनी थी? 1969 में बनी थी। और ये जो है वो क्या है? एक महारत्न कंपनी है। क्या है? एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियां क्या होती है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चैनल पर वीडियो है, जरूर देख लेना। चलो, यहां भी है, देख लो आप। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय जो है वो 25,000 करोड़ का बिजनेस किया हो कम से कम, साथ में जो शुद्ध लाभ होगा वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए हर साल, तो जो है वो आप क्या बन सकते हो? महारत्न कंपनियां बन सकते हो। ठीक है, ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया, ये 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो इतना जो है वो आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है ना। तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस भारतीय सेना के अधिकारी को जो है वो यहाँ पर दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट देखेंगे, राधिका सेन। क्या हो जाएगा भाई, राधिका सेन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सैनिकों के लिए हम बात करते हैं। इस दिवस पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो दिन है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, 29 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके पहले मेजर सुमन गवानी जो है वो इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुकी हैं। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ये आपसे सवाल किया गया। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हम बात करते हैं, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं भाई इसमें, तो भारत ने टोटल जो पदक जीते हैं वो जीते हैं 7। कितने जीते हैं, 7 जो है वो यहाँ पर जीते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर लेकर आए हैं। एशियाई कुश्ती या एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित करी गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विश्व पंजा कुश्ती दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, किसने प्रवाह नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच पोर्टल को लॉन्च किया है, तो प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, वो आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ पर आंसर करेंगे सभी लोग, किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया, इसको आप ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक 28 मई 2024 को 3 प्रमुख पहल उन्होंने शुरू करी। पहली पहल थी प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करना, खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में खरीदने और बेचने के लिए एक मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी, इन 3 चीजों की जो है वो इन्होंने शुरुआत करी। इस प्रवाह पोर्टल की बात करें तो व्यक्तियों और संस्थाओं को आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच जो है वो यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। चलिए 108वां क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्दी से आंसर कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है, क्या होगा भाई, 29 मई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 मई, ध्यान रखेंगे। किस विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर संचार साथी पहल के तहत धोखाधड़ी वाले एसएमएस के खतरे पर कड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू की है, तो कौन से विभाग ने जो है वो शुरू की है, इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में भारत में पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, पहला हाइड्रोजन संयंत्र भैया कहां पर लगाया गया, ये आपसे पूछा गया है और मैंने बताया था किसने लगाया है, गेल इंडिया ने। किसने लगाया है, गेल इंडिया ने लगाया। किसने लगाया है, गेल इंडिया ने जो है वो लगाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहां पर लगाया है पूछा जाएगा तो कहां होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए, मानसून की बारिश केरल में कब शुरू होती है और पूरे देश में कब तक फैल जाती है, ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो बारिश है वो 1 जून के आसपास चालू होती है और जुलाई के मध्य तक, जो कि अभी होने वाला है, और पूरे के पूरे देश में जो है वो फैल जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से जो है वो मानसून की शुरुआत होती है। मानसून की बात करते हैं, मानसून का सीजन 4 महीनों का होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द, सवाल पूछा जाएगा तो अरबी भाषा का। अरबी भाषा में भी किस शब्द का है, तो मौसम शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है हवाओं का मिजाज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती हैं, उसे शीत ऋतु का मानसून कहते हैं। इसके अपोजिट आती है तो उसे ग्रीष्म ऋतु का मानसून कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना,
कि भारत में जो नॉर्थ इंडिया वाला जो मैदान है वहां बारिश होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, आईआईटी मद्रास के किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? ये सवाल है भाई, जल्दी से आंसर कर दो। राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है। सवाल आना ही आना है, लिख लो। इसने दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसमें सिंगल पीस 3D डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन लगा हुआ है। 3D प्रिंटेड इंजन का शुरुआत किया है जिसको बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और कहीं से भी आप रॉकेट लॉन्च कर सकते हो। रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। तो अग्निकुल ने क्या बनाया है? अग्निबाण जो है वो यहां पर बनाया है। यह भारत का अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है। रॉकेट को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और हमने अपने स्वदेश में ही एक लॉन्च पैड बनाया है, उसका नाम है धनुष। तो अग्निकुल ने धनुष लॉन्च पैड से अग्निबाण को लॉन्च किया, ऐसा याद कर लेना, याद रहेगा। ठीक, किस खेल में मई 2024 में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या शतरंज? करेंगे आंसर, बताइए। सभी एक बार आंसर कर दें भाई, सभी फटाफट एक बार आंसर कर दें। बहुत बढ़िया, सभी से बनना चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या होगा राइट आंसर? शतरंज होगा। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंदा की यदि हम बेटा चर्चा करें, ये है आर प्रज्ञानंदा। ये किस जगह के रहने वाले हैं? तो ये है बेटा चेन्नई, तमिलनाडु। बहुत कम उम्र में इन्होंने कारनामा किया, चेन्नई, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। आर प्रज्ञानंदा ने 2013 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर 8 का खिताब जीता, ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर है, वो भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें शतरंज विश्व कप 2023 में 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और फिर जो है वो विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय भी बन गए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्वतारोही एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से आंसर कर दो भाई, कौन बने हैं बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जिसने सत्य की खोज करी, सत्यदीप गुप्ता जी जो है वो ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल यहां पर आते हैं। ये माउंट एवरेस्ट के बारे में एक फैक्ट, और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं फटाफट इन चीजों को यहां पर कर रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहां पर जाकर आप जो है वो ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए। कब से तेलंगाना सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो कब से जो है वो यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया? जल्दी से आंसर करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? जिस महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, मई 2024 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे NARCL कहते हैं, इसके MD या CEO के रूप में जो है वो शपथ ली है? तो उनका नाम क्या होगा? P संतोष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? P संतोष है, ध्यान रखेंगे। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, ये आंसर करना है। तो वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा 28 मई को। कब करते हैं? 28 मई को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने बताए हैं, सबको नोट कर लेना। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को कर्मचारी चयन आयोग या SSC का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये सवाल पूछा गया है। तो SSC के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? राकेश रंजन जी बने हैं। कौन बने हैं? राकेश रंजन बने हैं, नोट करेंगे। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा कितने रुपए जो है वो यहां पर कर दी है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, पहले 20 लाख रुपए मिलता था रिटायर होने के बाद, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 लाख रुपया जो है वो कर दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन। क्या हो जाएगा बेटा? डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन। इसे आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। समझ आ गया? चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। बढ़िया तरीके से हमने 120 क्वेश्चन करे,
वैसे टारगेट था कि 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन ठीक है, समय लगा, पढ़ाई के लिए हमने इसमें समय दिया है। और भी जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो मैं पीडीएफ के साथ इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स पीडीएफ बाय ऑल इंडिया गुरुजी, ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाए। नहीं तो इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी आप जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े, और आपको मैंने इतनी मेहनत से आज यहाँ पर पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। साथ में आप कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से मेहनत करें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले सेशन में और भी बहुत सारे करंट अफेयर और अन्य बहुत सारे सेशन के साथ में एक और सेशन आने वाला है जहां पर मैं आपको मंत्रिमंडल के बारे में बताऊंगा। आप उसे हमारे इस ऑल इंडिया गुरुजी चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।